स्टार्ट की है, फिर इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएंगे। ठीक है। सो आज हमने करना है अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस का। बड़े लोगों ने मुझे कहा था कि व्हेन यू डू हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, और उसके बाद एक डीडी के ऊपर जो डिस्कशन होती है कि व्हाई डू यू थिंक दिस पेशेंट इज हैविंग एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड और पॉसिबल कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी एक जो है एक एक जिसे कहते हैं ना टिप्स, कि हाउ हाउ डू यू मेक अ जस्टिफाइड डायग्नोसिस। तो टू बिगिन विद, देखो बड़ा आसान है गायनी के अंदर। हम सबको पता है गायनी में या ऑप्स में तो खैर अलग बात है, लेकिन गायनी में जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या जो गिवन सिनेरियो होगा उसके अंदर आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मेंशन होगी। उसके पढ़ते ही वी नो एग्जैक्टली कि पेशेंट क्या क्या डायग्नोसिस है, लेकिन देयर हैज टू बी प्रॉपर डीडी, या कम से कम दो डायग्नोसिस तो माइंड में आ ही जाते हैं। दो चार प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, उसी के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट करना है, या पेशेंट ने ब्लीडिंग की कंप्लेंट के साथ एचएमबी, इरेगुलर ब्लीडिंग या इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स के साथ प्रेजेंट करना है, या पेशेंट ने मैस के साथ प्रेजेंट करना है, या पेशेंट ने पेन के साथ प्रेजेंट करना है। और जो थोड़ी बहुत इसके साथ एडेड कंप्लेंट्स हो सकती हैं, वो वजाइनल डिस्चार्ज हो सकती है। प्रोलैप्स तो एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक हो गया ना। प्रोलैप्स में तो समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, उसके टोटल 2 डीडी बनते हैं, उसकी भी जल्दी से क्विकली मैं बात कर लूंगी। सो अगर पेशेंट ब्लीडिंग की बात करता है, यानी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लिखा होता है सिनेरियो के ऊपर दैट शी इज 38 years of age and she presents with irregular vaginal bleeding, या she presents with heavy menstrual bleeding, या she presents, तो जहां ब्लीडिंग की बात आई उधर हमारा डायग्नोसिस ज्यादा यूट्रस की तरफ जाएगा। जहां पेन और मैस की बात आएगी और ब्लीडिंग की बात नहीं आएगी, वहां डायग्नोसिस ज्यादा जाएगा टुवर्ड्स ओवरी। ठीक है ना। अब ब्लीडिंग के अंदर देखो, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है एचएमबी के साथ आई है, तो देर कैन बी सो मेनी कॉजेज। वी नो पाम कोइन जो पूरी एक क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है जो हम हिस्ट्री में पूरा करते हैं। बट इफ शी इज हैविंग फाइब्रॉइड, हमें ये भी पता है, देखो देर आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड विद द फाइब्रॉइड एंड सर्टन रिस्क फैक्टर्स विद एडिनोमायोसिस। लेकिन फ्रैंकली अब एडिनोमायोसिस इवन आपको लेस देन 40 में भी मिल जाता है, कई दफा इवन अर्ली पैरस में भी मिल जाता है। उसकी उसके रिस्क फैक्टर्स में मल्टीपैरिटी है और इसमें मोर देन 40 है। तो यस, आप इस चीज को भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट ऑन एग्जामिनेशन आपको एडिनोमायोसिस में टेंडरनेस और सॉफ्ट यूट्रस मिलती है। फाइब्रॉइड के अंदर आपको टेंडरनेस नहीं मिलता और आपको इरेगुलर यूट्रस या एटलीस्ट फर्म कंसिस्टेंसी वाली यूट्रस मिलती है। सो अगर ब्लीडिंग की बात की जाए, एचएमबी है पेशेंट को और उसके अंदर रेगुलर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट है, तो उसमें हमारे दो ही डायग्नोसिस आते हैं ना, या फाइब्रॉइड या फिर एडिनोमायोसिस। तो फाइब्रॉइड के अंदर रिस्क फैक्टर्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं। अगर कोई पेशेंट वैसे ही 45 years मल्टीपैरस है और आपको पीवी के ऊपर एडिनोमायोसिस वाला, यानी कि वेरी सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी और आपको टेंडरनेस मिल रही है, फिर तो डायग्नोसिस बहुत आसान है और फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फर्म कंसिस्टेंसी इट्स फर्म कंसिस्टेंसी मिलते हैं, इरेगुलर बॉर्डर्स मिलते हैं, दैट्स फाइब्रॉइड। नाउ देयर इज अनदर डायग्नोसिस दैट पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन एंड देयर इज अ मास, जो कि आपको पीवी के ऊपर फाइब्रॉइड लग रहा है, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड उसके डीडी में आ जाएगा। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड का क्या मतलब है? डिजेनरेटेड फाइब्रॉइड, राइट। इसी तरह अगर कोई पेल्विक मैस, आई होप कि आप लोगों को वो एग्जैक्टली समझ में आ रहा है जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने उसको अप्रोच कैसे करना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को इन पर्टिकुलर। यानी ब्लीडिंग वाला है तो थिंक मोर, बल्कि हमेशा ही वो यूट्रस से रिलेटेड ही ब्लीडिंग होगी। इट्स वेरी वेरी रेयर कि ओवेरियन मास ब्लीडिंग के साथ है, एंड रेयर थिंग्स एक्चुअली डोंट हैपन इन एग्जाम कि वो कोई ग्रैनुलोजा सेल ट्यूमर है या कुछ इस तरह का है कि जो कि ब्लीडिंग कर रहा है। सो अगर अगर ब्लीडिंग का पेशेंट है तो वो यूट्रस से रिलेटेड होगा। रेगुलर ब्लीडिंग है तो वो फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस होगा, एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है या वजाइनल स्पॉटिंग है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो फिर आपका डायग्नोसिस एंडोमेट्रियम की तरफ ज्यादा आ जाता है। एंडोमेट्रियम का क्या मतलब हुआ? सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, कोई पॉलिप, और उसमें सर्विक्स की भी फिर इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, राइट। है वही बात कि वी आर जब ब्लीडिंग का मसला है तो वो सर्विक्स से यूट्रस तक जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मैंने जूम डाउनलोड किया, इसके अंदर व्हाइट बोर्ड की भी ऑप्शन है, सो आई कैन यूज व्हाइट बोर्ड एज वेल। उससे आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा कि ये, अब आई डोंट नो, इसका शेयरिंग का देख लेना। ठहरो, मैं देख सकती हूँ किसको कैसे यूज करना है। सो टू बिगिन विद, आप उसको ठहरो एक सेकेंड।
मुझे बताना अगर ये आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट बोर्ड। अच्छा, आहिस्ता बताऊं? किसी ने चैट पे लिखा, तेजी तेजी जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये, मेरा ये प्लान है कि आज की क्लास में सारा मैं, अच्छा वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो आप नोट ना भी करो तो इंशाल्लाह शेयर तो हो जाएगा। बट अगेन वही बात है कि अभी तो ट्रायल है कि हो जाएगा नोट इंशाल्लाह। सो मैं इसलिए करना चाह रही थी, व्हाइट बोर्ड आ रहा है आप सबको नजर? शेयर हो रहा है? शेयर व्हाइट बोर्ड बताओ। मैम नजर आ रहा है। ओ ग्रेट। यस तो मैम। बेसिकली मैंने इसलिए व्हाइट बोर्ड का किया कि आई ड्रॉ इट विद वट एवर आई एम सेइंग, तो आपको याद रहेगा, स्पेशली डीडी के अंदर। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जब ये सर्विक्स का है, जब ब्लीडिंग का पेशेंट है या इसका है इरेगुलर ब्लीडिंग है उसका, तो वी आर कंसिडरिंग मोर द यूट्रस ओनली। ठीक है। जब पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो आइदर इट्स गोइंग टू बी दिस सर्विक्स और इट्स गोइंग टू बी दिस यूट्रस। ठीक है ना? और अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये यूट्रस का है, तो यूट्रस का मैंने आपको बता दिया कि आइदर इट इज गोइंग टू बी फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस, राइट? अब आई होप कि आप लोग नोट भी कर सकते हो। और सर्विक्स के अंदर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, उसके अलावा जो एंडोमेट्रियल कॉजेज हैं वो क्या क्या करती हैं, वो भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करेगी बेसिकली, या इरेगुलर ब्लीडिंग करेगी। ठीक है। सो जब भी आपने यूट्रस को कंसिडर करना है या फिर आपने सर्विक्स को, तो हमारा डीडी बीपीवी ब्लीडिंग अगर फर्स्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का है। फाइब्रॉइड का मैंने अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बीच में आप लोगों ने लिखा है कि प्रॉब्लम हो रही है, आई एम गोइंग टू फास्ट। तो ब्लीडिंग के अंदर नहीं शेयर हो रहा व्हाइट बोर्ड? बीच में इंटरप्ट करके बता दो मुझे। मैम हो रहा है। हो रहा है ना? सो यू कैन सी चैट पे आप लोग लिख रहे हो, इसलिए ओनली व्हाइट नहीं, आप जरा उसको छोटी करो स्क्रीन या इधर उधर करो तो यूल गेट टू नो। सो उसमें हमारा ये डायग्नोसिस होगा। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आई है एंड शी सेइंग कि उसको इरेगुलर ब्लीडिंग है, राइट, या इंटरमेंस्ट्रुअल है, तो आपका जो डीडी स्टार्ट होना चाहिए वो एंडोमेट्रियल पॉलिप से होना चाहिए, या फिर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड से होना चाहिए, या फिर सर्वाइकल पैथोलॉजी से होना चाहिए। सर्वाइकल पैथोलॉजी तब नंबर 1 पे आ जाएगा जब आपका एग्जामिनेशन के ऊपर यू आर लुकिंग एट सम सर्वाइकल लीजन। हमेशा डीटी की बात हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद ही होगी, इन्वेस्टिगेशन तो आप देंगे नहीं एग्जाम। ठीक है। तो इरेगुलर ब्लीडिंग के अंदर नंबर 1 सर्वाइकल पैथोलॉजी तब आएगी जब आपको सर्विक्स पे कोई लीजन नजर आया। अगर सर्विक्स पे कोई लीजन नजर नहीं आ रहा, तो फिर आपकी इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर नंबर 1 कॉज एंडोमेट्रियल आ जाएगी, यानी कि सबम्यूकोजल पॉलिप या फाइब्रॉइड, राइट? एंड देन इफ दे टॉक अबाउट द फाइब्रॉइड और द टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स, तो भी आप उसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हो कि इट मे बी पॉलीपॉइडल फाइब्रॉइड, इट मे बी मायोमेट्रियल फाइब्रॉइड, और इट मे बी इवन द प्लेसेंटल फाइब्रॉइड। अगर कोई पेशेंट डिलीवरी के 2 महीने बाद आई है इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ एंड देयर इज अ पॉलिप और फाइब्रॉइड सबम्यूकोजल ग्रोथ, तो फिर वो प्लेसेंटल या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की ग्रोथ भी हो सकती है। ठीक है। सो ब्लीड, और अगर कोई पेशेंट पेन और ब्लीडिंग के साथ आई है, तो पेन के अंदर हमेशा याद रखना कि देयर हैज टू बी डिफरेंट कॉजेज। अगर हम गायनोकोलॉजिकल कॉज पे आए, फॉर एग्जांपल पेन में, पेन किस किस वजह से हो सकती है? देखो, पेन एक होती है गायनेकोलॉजिकल कॉज की वजह से, ठीक है। उसके अलावा पेन होती है और बताओ कहाँ पेल्विस का क्या कॉजेज हो सकती हैं? यूटीआई हो सकता है, लाइक इट मे बी यूरिनरी, इट मे बी बावल, और इट मे बी मस्कुलोस्केलेटल। पांचवी कोई कॉज नहीं है। ठीक है। सो पेन लोअर एब्डोमेन या क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ पेशेंट आए तो ऑलवेज थिंक ऑफ, अगर गायनेकोलॉजिकल कॉजेज तो है, लेकिन नेवर फॉरगेट अबाउट द यूरिनरी कॉज, बावल कॉज एंड द मस्कुलोस्केलेटन। सो गायनी की कॉजेज में अगर कोई पेशेंट पेन के साथ आई है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ अबाउट सम कॉम्प्लिकेशन। इफ देयर इज अ मास, आपको पीवी के ऊपर मास मिला है विच यू आर थिंकिंग एज अ यूट्राइन मास, तो से कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ फाइब्रॉइड हमें पता है डीजेनरेशन है, और डीजेनरेशन के अंदर वी ऑल नो कि उसके क्या क्या टाइप्स है। अगर कोई पेशेंट आती है, अगर आपको ओवेरियन मास लग रहा है एंड देयर इज पेन, तो फिर आप कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन मास कह सकते हो। उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं? कोई जल्दी से बता दे मुझे, पॉसिबल कौन कौन सी complications? Torsion, hemorrhage and rupture. एक और है, इन्फेक्शन।
गुड। Yeah, ma'am. सो ये 4 कॉजेज आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर कोई पेन के साथ आ रही है, देयर में बी हेमरेज, देयर में बी रप्चर, देयर में बी टॉर्जन एंड देयर में बी इन्फेक्शन। ठीक है, सो ये 4 कॉजेज हो सकती हैं जो कि अगर पेन और मैस के साथ पेशेंट आए तो आपने सिर्फ ये नहीं बोलना कि देयर इज एन एडिनोइड, आपका ओवेरियन मैस है या बिनाइन और मैलिग्नेंट ओवेरियन मैस है। अगर वो साथ पेन के साथ आई है और आप पहला डीडी बोलोगे कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन मैस, तो वो बात ही अलग लगेगी। ठीक है ना, वही मैं हर क्लास में जिस तरह कहती हूँ कि यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, फिर ही कुछ पास होने का चांस बन सकता है इस एग्जाम में। तो उसके अंदर फिर आप कहते हो कि कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन मास बिकॉज शी इज हैविंग पेन ऑल्सो। उसके अलावा हमें पता है कि यूरिनरी कॉजेज और बावल और मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज भी हम रूल आउट करते हैं। सो ब्लीडिंग और पेन की तकरीबन ये वाली कॉजेज है। इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई पेशेंट आई है मैस लोअर एब्डोमेन के साथ, उसका कौन डीडी बताएगा? हाँ बताओ ना, मैस लोअर एब्डोमेन के साथ कि देयर इज अ मैस, शी सेज के आई हैव अ फीलिंग ऑफ मैस लोअर एब्डोमेन। fibroid, pregnancy, bladder, filled bladder, ठीक है, गुड। Mesenteric cyst. ये देखो जो बाद की बातें हैं ना वो बाद में करनी है। ovarian masses, हम्म ovarian masses, अच्छा देखो, जो मैथ्स के साथ आएगी ना, अब जब किसी ने कहा कि फिल्ड ब्लैडर या प्रेगनेंसी या वो, ये सारी चीजें हम प्रेगनेंसी में काफी हम हिस्ट्री में काफी हद तक रूल आउट कर चुके होते हैं। एंड व्हेन वी हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट, हम ये पूछ चुके होते हैं कि वो ब्लैडर एम्प्टी करके आई हुई है या नहीं आई हुई। उसके बाद जब आप एग्जामिनर के साथ बात कर रहे होते हो ना, तो फिर आप बात उससे आगे की कर रहे होते हो। ठीक है, फिर आप इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते कि फिल ब्लैडर या या फिर ये प्रेगनेंसी या ये वो सारी चीजें तो आपने रूल आउट कर ली। अगर वो मैथ्स के साथ आई है तो यस। अगर खाली मैथ्स है और ब्लीडिंग नहीं है एंड यू हैव एग्जामिन्ड, चलो एग्जामिनेशन पे कई दफा लोअर लिमिट का अगर नहीं पता चल रहा, जो कि पता चलना चाहिए, एंड देयर इज नो ब्लीडिंग एंड देयर इज अ मैथ्स, तो बेहतर है कि पहले एडिनेक्सली की बात की जाए। ठीक है, क्योंकि यूट्राइन मैसेज मोस्टली ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। ठीक है, सो अगर कोई मैस की बात कर रहे हैं तो फिर ओवेरियन से अगर स्टार्ट करो, फिर आप यूट्राइन पे भी आ जाओ, और फिर लास्टली नॉन गायनेकोलॉजिकल मैसेज जैसे कि मेसेंटेरिक सिस्ट। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर लो। ठीक है, सो अनदर थिंग इज के उसके अलावा अब मुझे ये बताओ कि प्रोलैप्स के डीडी में क्या क्या आता है? समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना। UV prolapse, Pedunculated fibroid आता है, a chronic uterine inversion. yes, ठीक है, गुड, वेरी गुड। fibroid cervical, वेरी pedunculated गुड, fibroid, ठीक है, Uterine inversion. uterine ठीक inversion. है, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? देखो, आप एग्जामिन करने के बाद पेशेंट को बैठे हो और एग्जामिनर से बात करें अबाउट द डीडी, तो अब पेशेंट हैज कंप्लेंट कि देयर वाज समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, और अब आप ने एग्जामिन भी कर लिया है, और अब आप एग्जामिनर के साथ बैठे हो, आप कैसे कहोगे कि दिस इज नॉट इन्वर्जन और अ पॉलिप बट इट्स अ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स? मैम हिस्ट्री होगी उसकी। मैम वो तो कर ली prolapse ना। नहीं, हमें स्लिट लाइक ओपनिंग सर्विक्स की नजर आ रही होगी। वेरी गुड, बिल्कुल। देखो, जब आप एग्जामिनर से कहोगे ना कि इट्स अ केस ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, सेकेंडरी यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, आप कहोगे बिकॉज आई कैन सी सर्विक्स लाइंग आउटसाइड वजाइना, दैट इज इट। ये तो डेफिनेशन है यूवी प्रोलैप्स की। यूवी प्रोलैप्स के अंदर सर्विक्स हैज टू लाई आउटसाइड वजाइना। ठीक है, जो इन्वर्जन होता है या सबम्यूकोजल फाइब्रोइड होता है या पॉलिप होता है विच इज कमिंग आउट ऑफ वजाइना, उन सब में सर्विक्स इज नॉट लाइंग आउटसाइड वजाइना, उसमें आपको सर्विक्स बाहर पड़ी हुई नजर नहीं आती। सो इफ देयर इज अ mass which is coming out of vagina and you can see cervix lying outside vagina, it's a case of uterovaginal prolapse. तो ये बात वहां पे जरूर बोलनी है और इट विल मेक यू अ डिफरेंट कैंडिडेट। उसकी वजह ये है कि जब आप कहोगे कि सर्विक्स इज लाइंग आउट, बिकॉज आई कैन सी सर्विक्स लाइंग आउटसाइड वजाइना, सो इट्स अ केस ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, तो ये आपके सारे डीडी को रूल आउट कर देगा। ठीक है,
सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सिस्टोसील, रेक्टोसील, पॉलिप, यस, ये सारा कुछ जो आप लोग चार्ट में लिख रहे हो सारी बातें ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि व्हाई इज इट नॉट अ पॉलिप। मैथ्स तो बाहर पढ़ा ही होता है, तो बट इट्स अ यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स बिकॉज़ यू कैन सी सर्विक्स लाइंग आउटसाइड वजाइना, ठीक है। और वजाइनल डिस्चार्ज, अब मुझे बताओ कि वजाइनल डिस्चार्ज, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज के फीचर्स बता दो। एक पेशेंट है and she has come with a vaginal discharge. What are the questions you will ask so as to differentiate if it's a physiological discharge or a pathological discharge? Ma'am, in which cycle Amount, days it color. is secreted, no smell, Good. no itch, and in which part of the cycle it comes, and it is not there is no order, और इसके अमाउंट जो है वो स्कैंटी होगा, बहुत कोपियस नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। तो अब 1 2 3 करके बताओ क्या क्या बड़ी अच्छी बातें लिख रहे हो चैट पे। 1 2 3 करके बताओ क्या क्या आप लोग वो करोगे, क्या स्मेल, एज, कलर, इस तरह बता दो ना ताकि सबको याद हो जाए। मैम कलर, smell, ऑर्डर, consistency. एक अमाउंट। मिनट, राफिया बोल रही है ना, एक सेकंड, सॉरी जी, एक एक करके जी बताएं। मैम कलर, अमाउंट और क्वांटिटी, एंड एसोसिएटेड इचिंग और नॉट, and in Very which part of the cycle it is secreted, it comes, वेरी और गुड। its consistency कि watery है, कि thick है, curdy है, किस तरह है। Very good. Excellent. You have covered all the points. So it's color, smell, age, amount and consistency. साइकिल के किस डेज में आता है वो? तब जब उसके बाकी फीचर्स फिजियोलॉजिकल है ना। तो अगर बाकी पैथोलॉजी, अगर वो इचिंग के साथ और डिस्कलर्ड किस्म का डिस्चार्ज है तो फिर तो आपका कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप उससे साइकिल डेज पूछो। सो यस, किसी ने बड़ा अच्छा इसमें लिख दिया, सारा में ध्यान है, कलर, अमाउंट, स्मेल, एज, कंसिस्टेंसी। तो ये आपके 5 पॉइंट्स तो जरूर होने चाहिए, ये 5 अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लो। और उसके बाद आप, किसी ने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में भी जरूर बात करें कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट, कि वो क्या, बिकॉज एवरी पेशेंट, अच्छा अब पेशेंट ने हिस्ट्री के अंदर कंप्लेंट की अबाउट द वजाइनल डिस्चार्ज एंड यू हैव आस्क्ड अबाउट ऑल द फीचर्स, ठीक है। और ये सारों के मुताबिक इट वाज अ पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। नाउ यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन, यू हैव डन द स्पेकुलम एग्जामिनेशन, फिर क्या करोगे राफिया बताओ। एग्जामिनेशन भी बता दो, शाबाश। Yes ma'am, on examination we will see कि per speculum we will see the cervix, the whether it is healthy or not, or the vulva, vagina, they are fine or not, and then we will see whether it is blood stained or not, and any associated ulcer or any skin changes. और ये भी कि डिस्चार्ज कहाँ से आ रहे? Okay ma'am. Either it's coming, it's a high vaginal wall discharge or it's coming from inside the cervix. ये भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर सर्विक्स में से आ रहा हो तो वो ज्यादातर एसटीडी वाला डिस्चार्ज होता है। अगर ये वेजाइनल वॉल आपको बकायदा ऑस में से निकलता नजर आता है डिस्चार्ज, इफ इट इज एसटीडी वाला डिस्चार्ज, एंड देन इन दैट केस यू डोंट नॉट ओनली टेक सैंपल्स फ्रॉम द हाई वेजाइनल वॉल, यानी खाली एचवीएस नहीं लेते, बल्कि उसमें फिर सर्वाइकल स्मेयर भी लेते हैं, फिर उसके अंदर रेक्टल स्मेयर भी लेते हैं, फिर उसके अंदर फ्रिंजियल, ओरोफ्रिंजियल स्मेयर भी लिया जाता है, ठीक है ना। Yes ma'am. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट के डिस्चार्ज अगर है तो वो कौन सा वाला डिस्चार्ज है। किसी ने रिस्क फैक्टर्स भी लिखे हैं, यस वही सारे बाकी रिस्क फैक्टर्स तो होंगे, हिस्ट्री खाली फीचर्स पे तो खत्म नहीं होगी, बाकी तो सब होंगे। अभी तो हम सिर्फ हर टॉपिक की फोकस्ड बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली डीडी पे आप किस तरीके से पहुंचोगे, ठीक है। और कौन सा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या फीचर्स होते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। जी आयशा। मैडम मेरे एक क्वेश्चन है मैडम, जो अनमैरिड आती हैं डिस्चार्ज के साथ, तो उसमें हम फिर क्या सोच सकते हैं? अनमैरिड में तो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज इज द कॉमनेस्ट, राइट। उसके अलावा सेकंड कॉमन होता है कैंडिडियल फंगल डिस्चार्ज।
सो यू ऑब्वियसली उसके अंदर हम एग्जामिन तो उस तरह से नहीं करेंगे, ना ही हम सैंपल लेंगे, बट वी कैन आस्क ऑन आवर हिस्ट्री के क्या है। फ्रैंकली बहुत सारे डिस्चार्ज तो हिस्ट्री के ऊपर ही आपके डायग्नोज हो जाते हैं। और अगर और भी सही बात बताऊं, अब पता नहीं ये ट्रेंड आई डोंट थिंक सो रहा है कि बेड साइड डायग्नोसिस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज इन गायनी। पहले हुआ करता था कि बेड साइड डायग्नोसिस होता था कि यू यूज टू टेक सैंपल ऑफ द डिस्चार्ज, हाई वेजाइनल स्वैब करके, फिर उसको KOH में डाल के वी यूज टू स्मेल इट कि इट हैज गॉट अ फिशी स्मेल। इवन स्लाइड के ऊपर रख के वी यूज टू सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप ऑल्सो कि इसके अंदर वो क्लू सेल्स नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसको कहते थे बेड साइड डायग्नोसिस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। ये आपको पता भी होना चाहिए, यू कैन मेंशन इट इन द एग्जाम ऑल्सो, कि आप सिर्फ HBS लेके उसकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं करोगे इफ यू हैव द फैसिलिटी और अ माइक्रोस्कोप। तो इवन अब तो वैसे किट्स भी मिलती हैं, लिटमस पेपर किट्स मिलती हैं पीएच के लिए, अब इवन KOH किट्स मिलती हैं कि यू टेक द हाई वेजाइनल स्वैब और आप उसके अंदर डिप करते हो एंड यू स्मेल इट, और वो फिश लाइक स्मेल होती है उसकी, और आपका वही डायग्नोसिस बन जाता है कि इट्स बैक्टीरियल वेजिनोसिस और व्हाट। सो अनमैरिड में यस यू कैन नॉट टेक द सैंपल, यू कैन नॉट डू PS, उसके अंदर सिर्फ हिस्ट्री। फ्रैंकली अगर आप खाली हिस्ट्री डिटेल में पूछ लो तो आपको खुद से अंदाजा वैसे हो जाता है कि पेशेंट को डिस्चार्ज किस चीज का, एंड यू कैन गिव द मेडिसिन ऑल्सो। हाउएवर सेकेंड ऑप्शन बेड साइड डायग्नोसिस है, मैरिड पेशेंट में वहीं पे डायग्नोसिस बना के उधर ही पेशेंट को ट्रीटमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये पहले हुआ करता था। उसकी वजह ये है कि पेशेंट के HBS के इंतजार करना, या पेशेंट को रिपोर्ट दोबारा किधर लेके आएगी या क्या, ताकि उसको एक ट्रीटमेंट ही स्टार्ट कर दी जाए, तो वहीं डायग्नोसिस बन के वहीं उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाती थी। सो अब भी वैसे क्लिनिक्स के ऊपर ये होता है कि KOH किट्स होती हैं और लिटमस पेपर किट होता है, एंड यू कैन डायग्नोज द वेजाइनल डिस्चार्ज एग्जैक्टली एट द वेरी सेम पॉइंट, और वहीं आप उसको ट्रीटमेंट दे देते होते हो। तो लेकिन अनमैरिड में तो आपको खाली हिस्ट्री के ऊपर पहले रूल आउट करेंगे कि इफ इट्स फिजियोलॉजिकल और नॉट, और इफ इट इज नॉट तो फिर आइदर इट्स कैंडिडियल और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे। एंड नेवर डू इट प्रैक्टिकली, कभी ऐसे ना करना, ना एग्जाम में तो बिल्कुल ना करना, जाहिर है, ना क्लिनिक पे अपने बैठ के यूं करना है कि हर पेशेंट को हर दवाई दे दी जाए। यू नो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग टू गिव एवरी मेडिसिन टू एवरी पेशेंट, कि उसे आप कैंडिडियल भी दे दो, एंटी फंगल भी दे दो, आप उसको बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल भी, आप उसको हर चीज ही लिख के दे दो, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग ऑल द नॉलेज एंड एजुकेशन डन, कि हर एक को हर ही दवाई दी जाए। एंड देन गिविंग एडवाइस ऑफ आई डोंट नो, आई एम नॉट अगेंस्ट द वेजाइनल वॉश एंड ऑल दैट, बट ये जो वेजाइनल वॉश सॉल्यूशंस बहुत मार्केट में आए हुए हैं एंड पीपल आर गिविंग इट टू अनमैरिड गर्ल्स, आई डोंट रियली थिंक सो इट्स रियली एडवाइजेबल, बिकॉज आपकी वैसी इंटरनल इम्यूनिटी ठीक हो, और you don't need to wash out the friendly bacteria also from the vagina, so it's better कि आप उसको उस तरीके से इंस्टेड आप अपनी इम्यूनिटी का एडवाइस करो, और हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, एंड देन यू नीड टू रूल आउट एग्जैक्टली वेदर इट्स व्हाट्स द कॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली टारगेटेड मेडिसिन दी जाए। ठीक है, अच्छा, और वेजाइनल और हमारे इसमें मजीद जो है, और किस चीज का DD का प्रॉब्लम होता है गायनी में, ये कर लेते हैं, फिर ऑप्स की भी बात कर लेंगे बेशक। कोई और क्वेश्चन अभी तक, कोई वैसे ही जनरल क्वेश्चन? मुझे ये बताओ कि यूवी प्रोलैप्स के पेशेंट में अगर इनकॉन्टिनेंस की पेशेंट हिस्ट्री देती है, व्हेन डू यू गेट द सिस्टोमेट्री डन इन अ पेशेंट ऑफ यूवी प्रोलैप्स? मैम सर्जरी प्लान करने से पहले। हर पेशेंट में? मैम जिसमें 7 प्रोलैप्स हो और इनकॉन्टिनेंस हो। अच्छा, एक पेशेंट आती है सिर्फ प्रोलैप्स के साथ, बट देयर इज नो कंप्लेंट ऑफ इनकॉन्टिनेंस, फिर ऐसे होते हैं पेशेंट्स? तो नहीं करेंगे मैम, नहीं मैम करेंगे। उसमें तो फिर जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। तो जिसमें इनकॉन्टिनेंस है उसमें क्यों जरूरत है? मैम ताकि उसके साथ ही हम ट्रीटमेंट, मतलब उसका कोई प्रोसीजर है जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो वो हो जाए, कैली स्टिचर लगाने हो जी, है कैलीज वगैरह अगर लगना। अच्छा जी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट प्रोलैप्स के साथ आई है और उसको अर्जेंट कॉन्टिनेंस है, यू विल गेट द सिस्टोमेट्री डन, और उसकी मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस आ जाती है या जा जाता है उसके अंदर, फिर
उसमें करेंगे मैम मैडम सिस्टम। पहले तो ट्रीटमेंट करेंगे ना, अगर ट्रीटमेंट से मैम वो पहले अर्ज को मैम पहले अर्ज को response- ट्रीट करेंगे और उसके बाद उसको गुड। UV के उसके अंदर आपकी सिस्टम में देखो, मैं एक चीज बाकी सबके लिए भी क्लियर कर दूं, जो बोले उनको तो क्लियर है मेरा ख्याल है, बिकॉज गिव द राइट आंसर। देखो, इफ अ पेशेंट इज देयर विद प्रोलैप्स, हर प्रोलैप्स के पेशेंट में आपको सिस्टोमेट्री कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ if a patient is there with prolapse and she complains of urinary incontinence, any type of incontinence, like अगर वो urgent incontinence कहती है या वो stress incontinence भी कहती है, तो you'll get the cystometry done to confirm the diagnosis. Diagnosis पे अगर तो stress incontinence, और वो क्यों करा रहे हो, if an examiner asks you कि why you getting the cystometry done, because मैंने प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को काउंसल करना है कि इस सर्जरी से उसके सिम्टम्स को कितना फायदा होगा या नुकसान, नुकसान भी तो हो सकता है अगर अर्ज है। सो और सेकेंडली ये कि इफ शी इज हैविंग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको कोई स्पेसिफिकली कोई और प्रोसीजर एड ऑन तो नहीं करना सर्जरी में, सो दैट आई शुड ट्रीट हर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इन स्पेसिफिक, नंबर 1। सो इस पेशेंट के अंदर आप सिस्टोमेट्री कराओगे जिसको भी इनकॉन्टिनेंस विद प्रोलैप्स है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल अर्ज या मिक्स्ड आ जाता है, तो जैसे भी एक डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर अर्ज या मिक्स आ जाता है तो अगर आप कैलीज लगाओगे, एंटीरियर रिपेयर करोगे, तो ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस उसकी बढ़ जाएगी। सो बिफोर गोइंग फॉर द प्रोसीजर, प्रोलैप्स के प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले इट्स बेटर दैट यू गिव हर द ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, और उसके बाद आप उसकी सर्जरी करो प्रोलैप्स की, ताकि फिर अकॉर्डिंगली आप देख लो, बिकॉज सिस्टोसील होगी और आपने एंटीरियर रिपेयर भी करना होगा, वरना एंटीरियर रिपेयर के साइड इफेक्ट्स में ये है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस उल्टा ये बढ़ा देते हैं। सो दैट इज व्हाई यू डू द सिस्टोमेट्री टू कंफर्म द डायग्नोसिस और टू कंफर्म द कॉज और द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस। अगर तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, फिर तो सर्जरी प्रोलैप्स की तो होनी है, उसके साथ साथ कैली सूचर या इवन एंटीरियर रिपेयर इज गोइंग टू गिव हर वेरी गुड हेल्प। लेकिन ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग एंटीरियर रिपेयर, तो साथ आप कैली सूचर अप्लाई कर दोगे स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। बट अगर पेशेंट को अर्ज है या मिक्स्ड है, तो इट्स बेटर टू गिव हर द मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट एंड देन गो अहेड विद अदर थिंग्स। ठीक है मैम, ये सेम क्वेश्चन जैसे अभी आपने बोला है, सेम यही हमारा ना डे 2 पे आया हुआ था, उसका भी प्रोसीडेंशिया था विद सिस्टोसील था। हाँ, और उसमें वो पूछ रही थी मैडम के कौन कौन सा प्रोसीजर करेंगी और कब देखो करेंगी, क्यों करेंगी, बिल्कुल। एग्जैक्टली ऐसे ही सिनेरियो था। तो जी मैम, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के अंदर लेप्रोस्कोपी का क्या रोल है, मतलब कैसे बताएं? देखो, अनएक्सप्लेन का मतलब ही क्या है? अनएक्सप्लेन का मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है ना, और फिर वो इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। सॉरी, मैं 1 मिनट आती हूँ, मुझे ना हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, कोई इमरजेंसी ना, सॉरी। एक्सक्यूज मी, किसी को ये क्लियर है कि मैडम ने कब कहा है कि सिस्टोमेट्री करनी है? प्लीज मैम ने कहा है, करा दे मैम कि कब मैम ने कहा है सिस्टोमेट्री कि करानी है। जब पेशेंट प्रोलैप्स के साथ आएगी ना, और साथ आप उसको इनकॉन्टिनेंस भी है, तो आपने सिस्टोमेट्री करवानी है उसकी। ठीक है। अब अगर सिस्टोमेट्री पे आ जाता है अर्ज या मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, तो फिर पहले आपने उसको ट्रीट करना है और उसके बाद आपने प्रोलैप्स की सर्जरी करनी है। और अगर पेशेंट को सिंपल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो फिर आपने उसको सर्जरी के साथ कैली स्टिच या एंटीरियर रिपेयर दोनों ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो, जो हम कहते हैं कि हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एग्जामिनेशन पे, तो उसमें भी फिर हम करवाएंगे सिस्टोमेट्री, या बस हम फिर VH के साथ कैरीज लगा देंगे? उसमें नहीं करवानी सिस्टोमेट्री, क्योंकि वो क्लियर कर देगा। उसमें सिस्टोमेट्री नहीं करवाएंगे ना, उसमें हमने बस प्रोसीजर बताना है उसको, स्टिच का और एंटीरियर रिपेयर का। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे? जी ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर इमराना, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या आंसर था इसका, प्रोसीडेंशिया का, और साथ में उन्होंने कहा था कि सिस्टोसील है, इसका क्या आंसर था फाइनल? आपको याद है कुछ, क्या दिया था आपने? यार, मैं डॉक्टर निदा बात कर रही हूँ, तो Sorry. मेरा तो मैंने उनको यही बताया था, कैली स्टिच और वो तो, लेकिन वो ना कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी, वो कह रही थी और क्या जो करोगे? बनता नहीं, VH और इंटीरियर रिपेयर करेंगे उसका साथ में। हाँ जी, मैंने यही बोला था, लेकिन वो एग्जामिनर वाज नॉट सेटिस्फाइड, और मैं भी बड़ी परेशान थी कि मैं प्रोलैप्स ही नहीं कर सकी एग्जाम में ठीक से। चलो कोई नहीं, बस अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह।
थैंक यू। अच्छा, मैडम ने कहा कि अर्जेंट कॉन्टिनेंस है तो फिर हम उसको पहले ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे इसको जरूरत है या नहीं सर्जरी की या अदर ऑप्शंस की। लेकिन मुझे ये बता दें प्लीज कि हम फिर इसके यानी कि प्रोसीजर तब तक करेंगे ही नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे इसको रखेंगे एक साथ ही, फिर इसका प्रोसीजर करेंगे जब भी करना हुआ, लाइक प्रोलैप्स के पहले ट्रीटमेंट। इसको मेडिकल चेक करिए। पहले इसको ना Okay. 3 से 6 मंथ अर्ज के लिए मेडिसिन देंगे, उसके बाद फिर करेंगे। सही, ठीक है, थैंक यू। पहले मेरा ख्याल है यूटीआई की ट्रीटमेंट करते होते हैं, यूटीआई को ट्रीट करते हैं, ठीक है, और फिर मिडस्ट्रीम यूरिन रिपीट करवा के देखते हैं यूटीआई तो नहीं है या डायबिटिक तो नहीं है, ये दोनों चीजें रूल आउट करते हैं। फिर सिस्टोमेट्री करवाते हैं देखने के लिए कि अर्जेंट हाँ, ये कॉन्टिनेंस है तो या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। हाँ जी, वो अगर patient अर्जेंट अपने कॉन्टिनेंस हो, हाँ जी, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट 2 वीक्स के लिए देते हैं, फिर उसके देखते हैं कि इफेक्ट क्या है। अगर उसकी इफेक्टिव हो तो फिर हम सर्जरी करते हैं 2 वीक्स के बाद, और फिर सर्जरी करने के बाद हम पेशेंट को कहते हैं 3 मंथ्स और मेडिकल ट्रीटमेंट ले। लेकिन इन केस अगर पेशेंट की स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है तो फिर हमने उसका जब कोई प्रोसीजर करना है प्रोलैप्स का, तो उसके साथ या तो हम टीवीटी की ऑप्शन देते हैं और या फिर हम कैली स्टिच की देते हैं। और बर्च बर्च की ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक तो वो जीए में होता है, दूसरा उसमें ना रेक्टो एरोसील होता है ना, वो कॉम्प्लिकेशंस है। तो वो गाइडलाइंस अवॉइड के करना मुताबिक है। रिसेंट जो है ना वो अपडेटेड वो टीवीटी ही है। हाँ, ठीक है। ठीक है, बड़ी टीवीटी अच्छी आप डिस्कशन कर रहे हो। एक क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है कि यूटीआई कैसे ट्रीट करते हो प्रोलैप्स में? मैम पेशेंट का मिड स्ट्रीम यूरिन एग्जामिनेशन, मैम पहले हम मिड स्ट्रीम Discuss यूरिन करो। करवाते हैं ना उसमें। जी जी मैम, उसमें अगर इन्फेक्शन आ जाए उसको फिर एंटीबायोटिक से करते हैं ना। वालेकुम जी। अच्छा, क्या हाल है तनवीर? डॉक्टर उर्वा बात कर रही हूँ उसकी। अच्छा तनवीर, मुझे बताएं, मेरे पास ये वो ट्यूब है जिससे कि वायरल ट्यूब होती है। हाँ जी, सही कह रहे थे। अच्छा बताओ, यूटीआई कैसे? एक पेशेंट है हु इज हैविंग प्रोलैप्स एंड यू आर प्लानिंग हर सर्जरी, राइट? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी उसको है और उसका साथ यूरिन के ऊपर उसके कुछ 10 to 20 पस सेल्स आ गई। अब क्या करेंगे? मैडम पहले हम उसका यूटीआई ट्रीट करेंगे, हाइड्रेशन। कैसे होगा यूटीआई करेक्ट? मैम यूरिन मैम कल्चर नहीं करवाएंगे? कल्चर कर लिया, एंटीबायोटिक्स नहीं, वो क्या, वो ऐसे नहीं ठीक होगा। मैम पैसरी देंगे। यस मैम, पेस्ट्री देंगे उसको। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जवाब बिल्कुल ठीक है। मैम मेरा चलिए डॉक्टर नसीन आप मैडम उसको प्रोलैप्स की वजह से जो है वो जैसे कि यूरिन हो जाता होगा ना। यस यस यस, वेरी गुड हिंट। यस मैम, ये कॉन्सेप्ट है। चेक करेंगे। जी जी। परफेक्ट, मुझे समझ आ गया। जो जवाब दे रहे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट पता है, मैं बाकी सबको भी बताती हूँ, उनको भी है कॉन्सेप्ट। इट्स जस्ट ये जो होता है ना, माइंड में आने वाली बात है। सो द थिंग इज कि कैसे कैसे पता चलेगा, कैसे ठीक होगा? अगर आप प्रोलैप्स का पेशेंट है और वो यूटीआई के साथ आ रहा है, तो उसको सिर्फ एंटीबायोटिक्स या मोर फ्लूइड इंटेक से वो ठीक नहीं होगी जब तक कि उसका प्रोलैप्स वापस नहीं जाएगा। क्योंकि प्रोलैप्स नीचे आया होगा, नेक ऑफ ब्लैडर नीचे आया, उसका रेजिडुअल यूरिन ही नहीं कंप्लीटली एम्प्टी हो रहा। ऐसे पेशेंट का अगर आप स्कैन कराओ तो उसमें रेजिडुअल यूरिन हमेशा ज्यादा आता है, या देर मतलब वो कंप्लीट एम्प्टीनेस ऑफ ब्लैडर अचीव ही नहीं हो रहा। और जब वो अचीव नहीं होगा तो यूरिन इट सेल्फ इज अ कल्चर मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो बार बार उसके अंदर इन्फेक्शन करेगा। तो जब आप एंटीबायोटिक्स दोगे उसके साथ आपने प्रोलैप्स को अपनी जगह, क्यों हम पैकिंग करते हैं कई दफा अपने वार्ड्स में, या हम क्यों पैसरी रख देते हैं बिफोर सर्जरी इवन कई दफा, ताकि प्रोलैप्स वापस जाए, नेक ऑफ ब्लैडर अपनी जगह पर जाए, और उसका जो रेजिडुअल यूरिन वाला मसला है वो कम्प्लीटली ठीक हो। तो अंदर जो ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की वो भी ठीक हो, साथ में एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स देंगे, और साथ ही उसका मोर फ्लूइड इनटेक और यूटीआई को ट्रीट करेंगे। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम मैडम मैंने एक बात पूछनी थी कि प्रोलैप्स का पेशेंट होता है, अगर उसका अल्सर होता है तो हम ये कहते हैं ना कि हम 2 वीक्स तक उसकी पैकिंग करके देखेंगे, रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजी भेजेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी रूल आउट करने के लिए कि मैलिग्नेंसी है। लेकिन अगर हमने उस पेशेंट का ऑलरेडी कोई प्रोसीजर प्लान किया हुआ है, जैसे वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम हिस्टोपैथोलॉजी 2 वीक्स के बाद भेजनी चाहिए या फिर जो हमने अपना डेफिनेटिव प्रोसीजर करना है वही करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, कौन सा क्या भेजना चाहिए?
मैडम अगर किसी पेशेंट का प्रोलैप्स है और वहां पर अल्सर भी बना हुआ है, तो हमने उसकी पैकिंग करनी होती है देखने के लिए कि वो हील होता है या नहीं, और अगर 2 वीक्स वो हील नहीं होता तो फिर हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजी भेजते हैं मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए। और मैम देखो मेरी लेकिन बात हमने सुनो, मैं जी यहीं पे बताती हूँ। देयर इज अ एग्जामिनेशन के ऊपर मेलिग्नेंट अल्सर और डिक्यूबिटस अल्सर में फर्क है। एवरी मेलिग्नेंट अल्सर, जो मेलिग्नेंट अल्सर नजर आ रहा है, पैकिंग बेशक कर दो, आपने उसकी बायोप्सी, आपने उसको एज मेलिग्नेंट अल्सर लेके चलना है। आपने उसकी बायोप्सी करनी है, ईयूए बायोप्सी करो, जो मतलब वो सारे ट्रैक पे जाके जब उसके रिजल्ट आएगा फिर आपने उसकी सर्जरी प्लान करनी है अकॉर्डिंगली। प्रोलैप्स तो फिर एक तरफ हो गया। मेलिग्नेंट अल्सर की जो लुक होती है ना, वो अल्सर का भी एक एग्जामिनेशन होता है, उस पर भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो इफ यू थिंक इट्स अ डिक्यूबिटस अल्सर, तो फिर तो आप उसको, फिर आप पैकिंग करो खाली, बेशक आप उसका पैप्समेयर करो, पैकिंग करो, और वंस द अल्सर इज हील्ड गो फॉर द सर्जरी, राइट। फिर पैप्समेयर की रिपोर्ट आती रहेगी, वो तो वैसे भी आ जाती है 2-3 दिन में। बट इफ यू थिंक दैट इट्स अ मेलिग्नेंट अल्सर, इट्स ब्लीड टू टच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर आप उसको एज सर्वाइकल पैथोलॉजी लेके चलोगे। फिर प्रोलैप्स तो एक तरफ हो गया ना, फिर तो वो अल्सर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप उसका चाहे ईयूए बायोप्सी प्लान, पैप्समेयर करो, पैप्समेयर की रिपोर्ट आएगी, उसके ईयूए बायोप्सी प्लान करो, फिर बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी तो डिसाइड होगा। अगर वो सीए सर्विक्स आ जाता है, उसकी तो पूरी मैनेजमेंट ही बदल जाएगी। ठीक है एक्सक्यूज मी ना? मैम। जी मैम जैसे हम बेडन वॉकर और बीचम वगैरह यूज करते हैं फॉर प्रोलैप्स की क्वांटिफिकेशन के लिए, दूसरा पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हाँ हाँ क्वांटिफिकेशन है, ठीक है। अब जब ठीक हम है। वेल्ड प्रोलैप्स की एग्जामिनेशन स्टार्ट कर वॉल्ट, रहे हैं, जी जी, तो वॉल्ट उसमें हम, प्रोलैप्स। जी, वर्ल्ड प्रोलैप्स की हम एग्जामिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी हम्म ग्रेडिंग क्या कॉरस्पॉन्ड करेंगी जो हमारा बेचम और बेडन वॉकर के अंदर क्लासिफिकेशन दी हुई है? क्योंकि उसमें तो यूट्रस को लेके उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। वैसे ये बात क्वेश्चन अच्छा है। वो वैसे यूवी प्रोलैप्स के लिए ज्यादा यूज होती है, और वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए जो है ना, उन्होंने माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर वाला ही दिया है। सो वॉल्ट प्रोलैप्स के अंदर अगर आप उसको क्वांटिफिकेशन को अप्लाई करना ही चाहते हो जैसे पॉपक्यू को, तो फिर आप सिर्फ एपेक्स ऑफ वजाइनल वॉल और एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के साथ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह में डायग्राम देखो तो वॉल्ट प्रोलैप्स की क्लासिफिकेशन के लिए वो यूज नहीं हुआ हुआ, वो यूवी प्रोलैप्स के लिए यूज हुआ हुआ है। एग्जैक्टली। और मैम अगर सब टोटल हुई है तो किस तरह बताएं? सब टोटल के बाद वेल्ड प्रोलैप्स हुआ फिर हम कैसे बताएं? सब टोटल के अंदर वॉल्ट नहीं होगा ना, सब टोटल के अंदर तो फिर सर्विक्स होगा ना, सर्वाइकल और यूट्राइन ही प्रोलैप्स होगा। उसके अंदर फिर वॉल्ट प्रोलैप्स नहीं हम उसे कहेंगे। वो फिर एक तरह से वो यूट्रोविजाइनल ही प्रोलैप्स होगा, क्योंकि सब टोटल के अंदर सर्विक्स इज इनसाइड एंड इवन अ लिटिल पार्ट ऑफ द लोअर यूट्राइन बॉडी इज आल्सो देयर एट टाइम्स। सो वो फिर वॉल्ट नहीं होती। वॉल्ट तो होता है कि बिल्कुल ही वजाइना हो, वॉल्ट का तो मतलब ही वजाइनल वॉल है। जी मैम, गाइडलाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, मैं आपको अभी स्नैपचैट भेजती हूँ उसकी, ठीक है या फिर आप मुझे काइंडली क्लियर कर दीजिए। ठीक है। आपको क्या हो रहा है कि अगर सब टोटल हिस्टेरेक्टमी है और प्रोलैप्स हो गया तो उसको क्या कहेंगे? जी 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 एग्जैक्टली। उसको यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स ही कहेंगे। ओके, लेकिन फिर ठीक है, इन्होंने बिकॉज इट्स गाइड, नॉट वॉल्ट। वॉल्ट तो वजाइनल वॉल होती है। ओके ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वो तो वजाइनल वॉल होती है ना। वॉल्ट इज, आप मुझे वो स्नैपशॉट भी भेज दो, लेकिन अगर आप उसको वैसे अदरवाइज भी सोचो तो व्हाट इज वॉल्ट? वॉल्ट तो वो चीज है ना जो कि वॉल की रूफ है बेसिकली। वजाइनल वॉल, वजाइना की रूफ इज द वॉल्ट। और वो वॉल्ट तब बनती है जब हम जिसमें सर्विक्स नहीं है। सब टोटल के अंदर सर्विक्स को हम रहने देते हैं, और इवन लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस भी थोड़ी सी रहती है, तो उसके अंदर फिर इवन जो सर्विक्स या सब टोटल हिस्टेरेक्टमी है उसके अंदर तो हम उसका पैप्समेयर और वो चीजें भी उसी तरह कंटिन्यू करते हैं जैसे कि यूट्रस हो अंदर। इवन दिस पेशेंट में प्रेजेंट विद स्पॉटिंग एज वेल ऑफ एंड ऑन लेटर ऑन। तो सब टोटल में तो फिर डिफरेंट बात हो जाती है। और अगर उस चीज का प्रोलैप्स हो जाए तो फिर तो वो सर्विक्स, यूट्रस और वजाइनल वॉल्स का प्रोलैप्स होता है। और वॉल्ट जिसके अंदर यूट्रस वगैरह निकल गई है वो फिर वॉल्ट का प्रोलैप्स है। एचआरटी का अगली वीक क्लास है, किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। इलोंगेटेड सर्विक्स को क्लासिफाई करना है। इलोंगेटेड सर्विक्स क्या होती है ये बताएं जिसने क्वेश्चन पूछा है।
हाँ जी, elongated cervix देखो अब ये भी डिफरेंट चीज है। अगर प्रोलैप्स हो रहा है एंड यू सी दैट यूट्रस इज वेल सपोर्टेड लेकिन सर्विक्स इज लॉन्ग, तो उसकी भी थोड़ी सी मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। एंड यू कैन डेफिनेटली फील इट, आप वजाइनली भी फील कर सकते हो, आप पीएस के ऊपर भी फील कर सकते हो, एंड इवन इफ द सर्विक्स इज कमिंग आउट ऑफ वजाइना तो भी आप फील कर सकते हो कि इज इट द elongated cervix which is causing the prolapse or the uterus itself is coming down, ठीक है। ये कोई, मैडम हाँ जी, मैडम मेरा एक क्वेश्चन है मैडम, अगर ग्रेड में हमारे पास सिस्टोसील +5 है लेकिन जो सी पॉइंट है वो -2 पे है, तो फिर हम इसको कौन सी स्टेज कहेंगे? जो लीडिंग पॉइंट वाली है उसको स्टेज कहेंगे? अगर हम और हमसे पूछा हुआ है वॉल प्रोलैप्स कितना है, कौन सी स्टेज है, फिर आप वॉल इसको प्रोलैप्स की कैसे? बात कर रहे हो, ठीक है। जी मैडम, तो फिर इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? जो सिस्टोसील है +5 पे उसको उसके मुताबिक बताएंगे कि ये स्टेज 4 है या नहीं, सिस्टो वॉल्ट हमारे के पास? हिसाब से, ठीक है मैडम, ठीक है, ओके, ठीक है ना। जो थैंक यू वॉल्ट मैडम। की क्लासिफिकेशन है वो तो वॉल्ट के हिसाब से है ना, ठीक है। सो गुड, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अब बस अब जिस तरह से पैटर्न एग्जाम का हो गया, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स शुड बी क्लियर। पहले ऐसे नहीं था, पहले आप और तरीके से हर टॉपिक को अप्रोच किया करते थे। इवन अगर आप यूवी प्रोलैप्स में पॉप क्यू सिर्फ रट्टा भी मार जाओ तो भी काम चल जाता था, लेकिन अब तो सिर्फ एक पूरा स्टेशन ही पॉप क्यू पे आ सकता है, ठीक, और वो स्टेशन इक्वल होगा टू अ लॉन्ग केस। सो इसकी इतनी हर चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, ठीक है, गुड। और कोई क्वेश्चन? इनफर्टिलिटी की शायद हम लास्ट बात कर रहे थे, किसी ने अनएक्सप्लेन में पूछा था, तो मैंने कहा था उसमें मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स आर एब्सोल्युटली फाइन। उसके अंदर फीमेल को आप तब फाइन डिक्लेयर करोगे ना जब उसकी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हुआ होगा लेप्रोस्कोपी से, ठीक है। वो एक क्वेश्चन। मैडम अनएक्सप्लेन में फिर हम वैसे ही स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे, आईयूआई से फिर आईवीएफ पे जाएंगे, या फिर हमने जैसे? Unexplained के अंदर according to guideline, IVF is the therapeutic as well as a diagnostic modality, which is the first line. But considering our patient, her finances and also her conditions, she may not want to go for the IVF at a very first place. So in that case, I will offer her IUI or ovulation induction if she has not taken before. ठीक है ना। वैसे गाइडलाइन के मुताबिक आईवीएफ ही है अनएक्सप्लेन्ड में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और उसकी वजह यही है कि अनएक्सप्लेन्ड का तो मतलब यही है ना कि इतने अरसे से साथ रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अब तक कंसीव नहीं किया, तो इंस्टेड वो लोग कहते हैं कि उसको आईयूआई या इस तरह के और करने के बजाय आप डायरेक्टली उसको आईवीएफ का करो। बिकॉज आईवीएफ के अंदर जब आप आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करा रहे हो तो उसमें भी आप बहुत सारी डायग्नोस्टिक चीजें देख सकते हो फॉर द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। मैम ये सुपर ओव्यूलेशन और कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन में से क्या मुराद है? देखो अब आप पता नहीं आप जो टर्म्स बोल रहे हो वो भी एग्जैक्ट उसका मीनिंग देखना होगा, बट ओव्यूलेशन इंडक्शन इज डन विद अ फॉलिकुलर ट्रैकिंग, दैट इज इट। बाकी जो टर्म्स हैं देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग दोस टर्म्स, ठीक है। और तो नहीं कुछ चीज। HRT का यार मुझे कहा है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होगा। नेक्स्ट वीक का मुझे डॉक्टर ने वो किया भी हुआ है, मैं आपको बता दूंगी जिन्होंने वॉलंटियर भी किया हुआ है फॉर द प्रेजेंटेशन एंड ऑल। सॉरी मैडम हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिनिज्म की जरा वो जो मैडम कैसे गोनाडोट्रोफिन्स देते हैं वो मैडम प्लीज जरा थोड़ा बता दें। वो इनफर्टिलिटी के वो भी अंदर मैडम एक, हाँ जी मैडम, ये एक हमारा एग्जाम में आया था सिनेरियो, तो थोड़ा वो ये सारा तो आई ऑल्सो नीड टू रिवाइज फ्रैंकली, ये सारा देख के और फिर अगर किसी को पता है तो आप बेशक कर दो ताकि हम फिर, लेकिन इसके ऊपर भी हम एक पूरी क्लास अलग करेंगे, ठीक है। मैं भी एक दफा सारा देखे, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग प्रोटोकॉल्स जो है ये पूरे ये इस तरीके से नहीं है, तो ठीक ठाक प्रॉपर किस्म का ये स्टेशन है, ठीक है ना। इसको तो देख के करना। मैम 10:30 पे ये क्लास ठीक नहीं है? 10:30 पे यार ले ले, लेकिन मोस्टली ना मैंने 11 o'clock जाना होता है हॉस्पिटल। वीकेंड वेडनेसडे को असल में सुबह के वक्त चलो ठीक है 10:30 तो नहीं, मुझे 9 to 10 ही सूट करता है एक्चुअली, फिर थोड़ा लेट हो जाता है 11:30 पारे को ना। अभी भी देखो मुझे हॉस्पिटल से कॉल्स आ रही हैं, डिस्टर्बेंस होगी आप लोगों के लिए। नाइट टाइम भी है? रात को मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से। नहीं मैम, रात को तो हमारे लिए बहुत इजी होता है मैम, सुबह सुबह मतलब रात को इजियर है। चलो जी, वेडनेसडे की रात को हम देख सकते हैं फिर।
नो मैम, रात को नहीं मैम मैम, रात प्लीज को बड़े नाइट काम हमारे होते लिए हैं। ठीक नहीं है, चलो ये रेडियो हम ठीक ग्रुप में नहीं है। डिसाइड करते हैं, जी मैम वोटिंग कर लेंगे। वोटिंग कर लेंगे। इस वक्त पढ़ाई की बात कर लेते हैं बिकॉज रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इट्स बेटर कि जितना हमारा इम्पोर्टेंट चीज मैम रिकॉर्ड हो सबसे जाए। बता दें कि आपके किस मैम पास सर्विस की जो पोजीशन हम कहते हैं ना TVL -2 होता है, लेकिन वॉल्ट के केस में वो भी TVL -2 है, इक्वल टू TVL है। यस, वॉल्ट को और उसको आपने साथ साथ ही लेके चलना है। ठीक है मैम। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और वॉल्ट की मैनेजमेंट कोई बता दे प्रोलैप्स की। मैम उसमें डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, Situation उसकी होना। विश क्या है, मतलब उसको कोई डिस्पेरोनिया की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है, उसको प्रीवियस कोई सर्जरीज तो नहीं हुई है, तो उसको बिल्कुल फिर हम बिल्कुल। माइंड में रखते हुए देखेंगे क्या है, उसको सेक्रोस्पाइनस करना है, सेक्रोकॉल्पोपेक्सी करना है, उनको उन दोनों का बताना है कि उनका सक्सेस रेट कितना है, उनके हॉस्पिटल एडमिशन कितना है, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। वॉल्ट के अंदर पैसरी का भी रोल लिखा हुआ है। यस मैम, वो फिर डिपेंड करता है मैम वो पेशेंट ग्रेड रेस्पिरेटरी 1 प्लेटलेट नहीं है। मैम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वॉल प्रोलैप्स के लिए है ना पैसरी। मैम तो ग्रेड 3 पैसरी और भी ग्रेड बोलो ना, फिर पैसरी तो बड़ी अच्छी चीज है। यस मैम, कंजर्वेटिव में ऑप्शन ये है, और अगर हम सर्जिकल की तरफ जाते हैं तो फिर हम वो दो ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। सेक्रोकॉल्पोपेक्सी और सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन, बिल्कुल ठीक है। लेप्रोस्कोपिक भी हो सकती है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक आईनी के तो हमने मेजोरिटी ऑफ द सिम्टम्स और उसके डीडी कर लिए हैं, और ऑप्स का तो एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, थोड़ी सी बात करनी है ऑप्स की। 10 मिनट्स हैं अभी हमारे पास। मैडम इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल और स्कार थिकनेस की कोई वैल्यू है वीबैक के अंदर? हाँ, वीबैक के अंदर बिल्कुल है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल की बिल्कुल है, स्कार थिकनेस की। देखो मुझे ये बताओ कि स्कार टेंडरनेस को आप कैसे क्लिनिकली अप्रोच करते हो? ये दिस अ क्वेश्चन। if you have a patient who is previous one and you are planning VBAC and you say आपने एग्जामिनेशन किया है and she abdominal examination क्या findings बोल रहे हो? आपने बोल दिया इंस्पेक्शन बोल दी, palpation भी बोल दिया, आपने फंडल हाइट बता दी, longitudinal cephalic, estimated baby weight, amount of Leica, no palpable contractions and scar tenderness negative and fetal heart rate 140 beats per minute on fetoscope। तो एग्जामिनर आपको वहीं पकड़ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कार टेंडरनेस, तो हाउ डू यू आंसर? क्या आपकी अप्रोच किस तरह करोगे? मैम प्रीवियस स्कार पे पेशेंट को पेन होती है ना मैम टच करने से? Actually, while talking with the patient, we will see तो her, you will say that she is कि उसका स्कार खतरनाक है। What will you say? VBAC आप करा रहे हो, पेशेंट इज फॉर एग्जांपल इन लेबर, और आपको लगता है कि स्कार टेंडरनेस पॉजिटिव हो गई है, व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू विल डू? मैम सीटीजी करवाएंगे। वो तो हो ही रही है, ठीक, वो ठीक है, सीटीजी उसकी नॉर्मल है, लेकिन स्कार टेंडरनेस watch for sign of rupture like maternal pulse, vaginal bleeding. यस, सो आपका जवाब ये स्टार्ट होना चाहिए कि माई डिसीजन विल डिपेंड ऑन द होल सिनेरियो एंड द सिनेरियो इन्वॉल्व्स द पल्स ऑफ द पेशेंट, एब्डोमिनल टेंडरनेस एज अ होल, स्कार टेंडरनेस इटसेल्फ, वो भी एक तरीका है देखने का, दैट यू मेक हर बिजी इन समथिंग एल्स और you're talking to the patient, you're looking at the face of the patient and then checking for the scar tenderness, her vaginal bleeding as well, and on ultrasound scar thickness as well। तो अल्ट्रासाउंड की स्कार थिकनेस की इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि कंप्लीट सिनेरियो के साथ एक एलिमेंट है, यानी कि अगर उसकी स्कार थिकनेस आती है कम, लेकिन शी इज ऑल राइट, शी इज नॉट हैविंग एनी पेन्स, शी इज नॉट हैविंग एनी स्कार टेंडरनेस, हर पल्स इज ऑल राइट, तो लेस स्कार थिकनेस इज नॉट अ सिंगल थिंग जिसके ऊपर हम फैसला कर लेंगे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी भी कम नहीं कि आप कहो कि स्कार थिकनेस कम आ गई है तो मैं उसको बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस ही ना दूं। अगर लेस देन 5 mm फॉर एग्जाम्पल आ रही है, उसकी स्कार थिकनेस 3 mm आ गई है, और बट यू हैव टू बी विजिलेंट, आप उसकी पल्स साथ देखो, आप उसका एज अ होल पूरा सिनेरियो देखो, उसके साथ अगर स्कार थिकनेस भी कम आ रही है, इसका मतलब है कि यू शुड डिसाइड समथिंग। बट सिर्फ एक स्कार थिकनेस को लेके ही फैसला कर लेना ठीक नहीं, सिर्फ एक स्कार टेंडरनेस को लेकर ही फैसला कर लेना ठीक नहीं। सो टेकिंग अ डिसीजन ऑफ एनी इंटरवेंशन इन VBAC इन्वॉल्व्स द होल सिनेरियो। मैम कट ऑफ कितना है स्कार थिकनेस का? 5 mm शायद कहीं लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट 5 mm जो और वीबैक की गाइडलाइन है, जो वीबैक की गाइडलाइन है वो तो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। मैंने यही कहा ना, you need to understand only one thing is not something which
gives you an absolute decision. At times when patient is in labor, you don't even need to get an ultrasound done to get the scar thickness done. Only pulse and the abdominal tenderness and bleeding and CTG and the scar tenderness itself ही काफी होते हैं, and you don't need to get the scar thickness done in particular, right? और सेकेंडली ये है कि आपने उसके बाद जो है क्या उसे कहते हैं बाकी yes, if patient is not in labor और वो एंटीनेटल विजिट पे आई है and her scar thickness is less, it's not something कि उस वक्त फॉरन इंटरवीन कर लिया जाए, but yes, you will be a bit vigilant in a way कि आप उसे कहोगे कि अगर आपको पेन्स जैसे ही आए, do let me know, या ब्लीडिंग हो या कोई मूवमेंट में फर्क हो. मतलब ये कोई ऐसी चीज भी नहीं कि एक ही चीज जिस पे फैसला कर लिया जाए, और ऐसी भी चीज नहीं कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, और ड्यूरिंग लेबर इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं कि इसके बगैर फैसला ही ना हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. And what about inter-pregnancy interval? हाँ, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल का जिक्र है वीबैक में, वीबैक की गाइडलाइन में. Thank you so much, madam. वो इम्पोर्टेंट है. इट ऑब्वियसली देखो, अगर पेशेंट के बिल्कुल ही 6 मतलब 1 year हुआ है या लेस देन 2 years हुए हैं, तो यस शी इज कंसिडर्ड अ लिटिल बिट हायर रिस्क फॉर फीडबैक. ठीक है, लेकिन वही अगर 3 साल या उससे ज्यादा वाला अरसा हो गया तो फिर वो शी इज अ बेटर कैंडिडेट. मैम ऑप्स की पेशेंट हो, प्रीवियस 3 C-सेक्शन हो, हमें पता हो, और मैम एग्जामिन करना हो से तो ग्रिप्स सारी करनी होती है, पेल्विक, पॉलिक, या बस मैम उसकी एंगेजमेंट देखकर छोड़ दें? नहीं, आप क्या कह रहे हो, कौन सी ग्रिप्स? मैम स्कार, मतलब स्कार वाली पेशेंट हो, प्रीवियस 3 सिजेरियन वाली हो, हाँ. तो उसको एग्जामिन करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, उसकी ग्रिप्स जो होती है ना, लेटरल ग्रिप, पॉलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप्स, तो इसमें ग्रिप्स सारी शो करनी होती है या सिर्फ हम नहीं, उसकी? देखो आपने हर मरीज के अंदर ये ग्रिप्स वगैरह क्या मेंशन कर रहे हो. आपने जब एग्जामिन करना है, आपने पैल्पेशन में जो बाकी सारे एग्जामिनेशन के अलावा पैल्पेशन में आपने फंडल हाइट देखनी है, आपने लॉन्गिट्यूडनल लाए केफेलिक प्रेजेंटेशन, आप उसका एस्टिमेटेड बेबी वेट देखो, अमाउंट ऑफ लाइकर देखो, उसका पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं आ रही वो उस पर कमेंट करो, और उसके अलावा अगर ज्यादा ही है तो आप ये कर लो कि 5/5 पैल्पेबल है. अगर उसके अलावा और किसी ग्रिप्स का इन पर्टिकुलर किसी और में भी जिक्र तो नहीं करते. ठीक है मैम, ये क्वेश्चन इस पूछा किस्म था के किसी ग्रिप्स का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है. अगर कोई पेशेंट बहुत ही लेबर में है, चलो उसके ऊपर आप फिर भी कोई कमेंट कर सकते हैं. इफ शी इज नॉट इन लेबर एंड एक आपके पास ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट आया है, तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट एनी सच टाइप ऑफ ग्रिप्स. मैम यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है ना ऑप्स एग्जामिनेशन की, तो उसमें सब में ये ग्रिप्स कर रही होती है, तो मैंने कहा आप वो करो जो वार्ड में करते हो, प्लीज डोंट जी मैम. स्टे सिंपल. सिंपल रहो, फोकस्ड रहो, लेकिन कंप्लीट बात करो, एंड डू एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन योर वार्ड्स. वो बिल्कुल ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 ये कि जहां फंस जाओ ये सोचो वार्ड में क्या होता था. और नंबर 3, ऑलवेज रिमेम्बर दिस एग्जाम इज नॉट नाउ. अब देखो जो थियोरेटिकल वगैरह आप कर आए हो, नाउ द प्रैक्टिकल पार्ट इज नॉट ओनली द एग्जाम इटसेल्फ, या इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स इटसेल्फ, ना ही ये सिर्फ पढ़ाई देखने वाला. इट्स समथिंग दैट यू विल बी डूइंग इन योर क्लिनिक, इन योर रियल लाइफ, और आपने वहीं पे बैठ के जो करना है वही एग्जाम में करना. एग्जाम में वो पास होगा जिसको एग्जामिनर को लगेगा कि ये कल को इंडिपेंडेंटली अपने क्लिनिक पे बैठिए या ओपीडी की पे बैठिए, या इफ शी इज हेडिंग अ यूनिट, और इफ शी इज द द टर्शरी केयर मेन पर्सन जिसके पास रेफरल आ रहा है, तो हाउ इज शी गोइंग टू अप्रोच द पेशेंट, हाउ सेफ इज शी, हाउ फोकस्ड इज शी, हाउ कंप्लीट इज शी. It's not about theory, it's not academics or anything else. It's about your clinical approach and the safety for the patient itself. ये इसी अप्रोच से वहां बैठो. थ्योरी या बहुत ज्यादा थियोरेटिकली कंप्लीट होने के बजाय ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा सेफ रहना ही लाइफ में भी हेल्प करता है एज अ क्लिनिशियन, और एग्जाम में भी ये चीज हेल्प करेगी इंशाल्लाह. Excuse me, ma'am. जी, Ma'am, लास्ट I have shared on the क्वेश्चन. जी, I have shared that snapshot on the group. Kindly have a look, please. श्योर ठहरो मैं देख लेती हूँ एक नजर. Thank you so much, ma'am. You are such a blessing for us. थैंक यू सर. इसमें आपको एग्जैक्टली क्या समझ नहीं आ रहा, आप पूछो ताकि मैं तब तक रीड आउट कर That लूं. means कि सब टोटल के बाद हम उसे वेल्ट कह रहे हैं, मुझे ये लग रहा है इस बात पे
देखिए ना कि सब टोटल इज नॉट द प्रिवेंशन, दैट मीन्स वी आर सेइंग कि वो बेल्ट में जाएगा, मुझे ये लग रहा है। इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन, हाँ नहीं, सब टोटल हिस्टेक्टमी को उन्होंने वॉल्ट तो नहीं वो कहा हुआ मैम ये गाइडलाइन वॉल्ट की है ना, गाइडलाइन ये तो जी वॉल्ट की है, बट वो ये जी कह जी रहे इन्होंने बात की हुई है प्रिवेंशन ऑफ वॉल्ट कोलैप्स की, ठीक है ना। जी प्रिवेंशन के लिए इन्होंने कहा है कि जैसे कि मिकॉल कल्डोप्लास्टी है, इस तरीके से अगर आप सब टोटल हिस्टेक्टमी ये सोच के कर रहे हैं कि वॉल्ट कोलैप्स नहीं होगा, तो इट इज नॉट एक्चुअली वन ऑफ द मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वॉल्ट कोलैप्स, ओके। ठीक है। उन्होंने सब टोटल हिस्टेक्टमी मैम को असल में सिर्फ वॉल्ट का नाम नहीं दिया हुआ। नहीं मैम, वो कहा जाता है ना, कहीं कहीं लिखा होता है कि सब टोटल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो उसमें लिगामेंट्स जो उससे अटैच है ना, तो वो वॉल्ट से थोड़ा प्रिवेंट कर देते हैं, करते हैं, तो लेकिन इसलिए गाइडलाइन कह रहे हैं कि देयर इज नो एविडेंस, इट मे बी यस हेल्पफुल बट एविडेंस नहीं है। जी मैम, क्योंकि हिस्टेक्टमी के वो उसमें हम जो काउंसलिंग करते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि सब टोटल ये भी होता है कि वॉल्ट प्रोलेप्स से प्रिवेंशन के लिए करते नहीं हैं। नहीं करते, तो हाँ, तो ये गाइडलाइन में मतलब लिखा है कि गाइडलाइन देयर के इज हिसाब नो से बोलना है। एविडेंस, नंबर 1। हालांकि वही बात है कि आप सही कह रहे हो कि अगर लिगामेंट्स वगैरह अपनी जगह पर होते हैं, जैसे सेक्रो ये यूट्रोसेक्रल नहीं करते सब टोटल हिस्टेक्टमी में, या फिर कार्डिनल लिगामेंट्स अटैच रह जाते हैं, तो वॉल्ट प्रोलैप्स के कम चांसेस हैं अगर सब टोटल करें। लेकिन गाइडलाइन ने कहा है कि देयर इज नो सच एविडेंस, यानी जिसमें उन्होंने सब टोटल हिस्टेक्टमीज की उन पेशेंट्स में भी प्रोलैप्स हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से सेकेंडली ये कि बट यस मिकॉल कल्डोप्लास्टी में अल्टीमेटली वी आर टाइंग अप द यूट्रोसेक्रल्स टुगेदर, तो वो प्रिवेंट कर रहा होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बिकॉज सर्विक्स इज इनसाइड एंड देखो पहले भी तो यूट्राइन या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हुआ था कीपिंग द यूट्रस इनसाइड, तो भी तो वो था तो लिगामेंट्स लैक्स थे तो हुआ था। तो इसके अंदर जब हम यूट्रोसेक्रल्स को आपस में टाई कर रहे होते हैं तो वी आर एडिंग अप एन आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ टू द यूट्रोसेक्रल्स, जिसकी वजह से वॉल्ट प्रोलैप्स की प्रिवेंशन बचती है। हालांकि सब टोटल में कुछ आर्टिफिशियली ऐड नहीं कर रहे, इस वजह से गाइडलाइन ने कहा है कि देयर इज नो एविडेंस। समझ में तो यही आती है बात, ठीक है। सो क्लियर हो गया, आई होप सो। यस मैम, थैंक यू। You're वेलकम। चलो इंशाल्लाह फिर अब वैसे नेक्स्ट वीक HRT होगी और टाइम हम फाइनल कर लेते हैं। ठहरो मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ मैम ताकि ट्यूसडे को आप ले लें, क्योंकि वेडनेसडे को सर की क्लास होती है।